चलो भाई। बेटे अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 13 हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा जरा क्या कह रहा है। ठीक। कहता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग द ग्लोबल मार्केट फॉर गोल्ड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है? स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी कब होती है? जब अपने पास अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? The management of an airline decided to replace its aeroplanes with more technologically advanced aircraft. At the same time, the company retained its pilot. यानी कि उसने अपना लेबर अपनी जगह पर महफूज रखा हुआ है। ठीक है। लेबर उसने सेम रखा हुआ है। रिटेन लिखा है तो वही तो कह रहा हूँ। रिटेन रिटेन का मतलब है कि उसने अपने पास रखा हुआ है। रिट्रेन नहीं। अच्छा रीट्रेन लिखा हुआ है, सॉरी। क्या हो गया, नजरें कमजोर हो गई है मेरी। रीट्रेन्ड वर्कर्स। रीट्रेन का मतलब उसने उसको सिखा दिया भाई, एडवांस कर दिया। और मशीन भी उसने अपनी एडवांस कर ली है। तो विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज द एयरलाइन इंप्रूव? क्या क्या चीजें इंप्रूव की हैं इसने? कैपिटल एंड लेबर। मशीन भी इंप्रूव किया है, लेबर भी इंप्रूव किया है। डायग्राम शोज द चॉइसेस फॉर एन इंडिविजुअल बिटवीन लेजर एंड अर्निंग। लेजर मानी आराम के, हम लोग सुकून को तरजीह दे रहे हैं। और वर्क अर्निंग यानी कि उस हिसाब से। What is the opportunity cost to the individual of the extra earning when moving from point X to point Y? अगर आप point X से जाते हो point Y पे, सही है, आप यहां से इधर आ गए, सही है, तो भाई क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है? देखो अगर आप अर्निंग बढ़ाने जाओगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन जाएगी? लेजर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। और कितने घंटे से आप अपने आराम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? आंसर क्या बन जाएगा? एक के अंदर क्या है? $10। देखो $10 तो आप कमा रहे हो ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। द वर्ल्ड प्राइस ऑफ कोको हैज बीन फॉलोइंग व्हाइल द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कोको हैव बीन राइजिंग। कोको इटसेल्फ जो है वो सस्ता हो रहा है, लेकिन चॉकलेट कॉफी वगैरह ये सब क्या हो रही है? महंगी हो रही है। विच कॉम्बिनेशन माइट एक्सप्लेन दिस? क्या हो सकता है भाई इसके अंदर? यहाँ पे पहले लिखा हुआ है मार्केट फॉर कोको, और दूसरा लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट मेड फ्रॉम कोको। देखो अगर आप एडवर्टाइजिंग, पहले मैं एडवर्टाइजिंग की बात कर लेता हूँ। हमारे पास जो प्रोडक्ट जो कोको से बन रहा है उसकी प्राइस क्या हो रही है? प्राइस क्या हो रही है उसकी? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी, कोको को छोड़ दो अभी। प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि हमें एक ऐसा पॉसिबल ऑप्शन देखना है जिसमें प्राइसेस बढ़े। तो आपके पास डिमांड बढ़ने से आपकी प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम होने से प्राइसेस नहीं। आंसर आपका सी या डी में से कोई एक हो जाएगा। सही है। वो तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कह रहा है ना। हाँ तो बेटा एडवर्टाइजिंग जब होती है तो उससे डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है ना। अगर एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी बात करो, एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी बात करो तो वो क्या है? कॉस्ट है। तो सप्लाई क्या हो जाएगी? उससे भी प्राइस क्या होती है? इवेंचुअली तो प्राइस बढ़ ही रही है ना आपकी। सही है। अब सवाल ये है कि मार्केट फॉर कोको में एक्सेस सप्लाई आ रही है कि एक्सेस डिमांड आ रही है? शॉर्टेज है या सरप्लस है? देखो यहाँ पे आपकी प्राइसेस क्या हो रही हैं? कोको की इटसेल्फ फॉल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कोको आपके पास ज्यादा मिकदार में अवेलेबल होगा। ज्यादा मिकदार में अवेलेबल होगा तभी तो उसके पास सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस कम हो रही है हमारे पास। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? समझ में आया? नहीं समझ आया? पहला पार्ट समझ आ गया? ये वाला पार्ट समझ आया? सवाल पढ़ो वापस से। बेटा सवाल ये कहता है कि ये पेंसिल है ना, पेंसिल, इस पेंसिल का प्लास्टिक सस्ता हो गया लेकिन पेंसिल महंगी हो गई। समझा आप बात को? तो जो कोको है ना, कोको इटसेल्फ जो एक रॉ मटेरियल होता है, कोको इटसेल्फ सस्ता हो गया, बट कोको से बनने वाली चीजें महंगी हो गई। जैसे कि आइसक्रीम हो गई, या कॉफी हो गई, या चॉकलेट हो गई, ये चीजें महंगी हो गई लेकिन कोको इटसेल्फ सस्ता है। महंगी हो गई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। उसको वो ये नहीं पूछ रहा कि आगे क्या होगा, वो ये पूछ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों होगा, आपके पास प्राइसेस क्यों बढ़ी होंगी। तो पहले हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि आइसक्रीम कॉफी चॉकलेट वगैरह क्यों महंगी हो सकती है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, खर्चा बढ़ने से कॉफी महंगी होती है, खर्चा कम होने से? क्या भंग पी के आया है क्या? खर्चा बढ़ने से कॉफी महंगी होती है कि खर्चा कम होने से? खर्चा बढ़ने से कॉफी महंगी होगी। इंक्रीज इंक्रीज। सही है। आंसर आपका सी या डी में से कोई एक।
आ जाओ, ए और बी गलत हो गया, ए और बी गलत है। अब सी और डी में से हमने इसको देखना है। मार्केट फॉर कोको। बेटा अगर मार्केट में सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ना शुरू होती, कम होना शुरू होती। मार्केट में शॉर्टेज है, कमी है, तो प्राइस बढ़ेगी कि प्राइस कम होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन मार्केट में अगर इतनी करोड़ों पेंसिलें अवेलेबल है बट खरीदार नहीं है तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही तो हो रहा है यहाँ। हाँ, एक्सेस सप्लाई का मतलब है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। डिमांड का नीचे बनता है, सप्लाई का ऊपर। हाँ, और मिनिमम प्राइस का ऊपर बनता है, मिनिमम का नीचे, हाँ ऊपर बनता है, सॉरी सही, मैक्सिमम। 5 पे आ जाए। 5 कहता है द टेबल shows the amounts demanded and supplied for tomatoes at different prices. The initial equilibrium price is at 40। बेटा initial equilibrium price क्या चल रही है? 40 पर डिमांड भी 10 की है और सप्लाई भी 10 की है। The following year, more efficient harvesting means that the supply increased by 50% at each price. What will happen to the supplier's total revenue? कहता है कि अगर आपके पास सप्लाई बढ़ जाती है, आपके पास अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो उससे आपके टोटल रेवेन्यू के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा। देखो सप्लाई कितने से बढ़ रही है? 50% से। 50% का मतलब क्या है कि आपकी सप्लाई कितनी हो गई अब? 15। 10 से कितनी चली गई? 15। कहता है कि आपका टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ेगा। पहले रेवेन्यू कितना था? प्राइस थी 40, मल्टीप्लाई बाय कितना रेवेन्यू, मतलब प्राइस क्वांटिटी कितनी, तो रेवेन्यू कितना आ गया आपके पास? 400 का रेवेन्यू आ गया। कहता है कि यार मुझे एक बात ये बताओ, अगर आपके पास सप्लाई लेवल बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपके नए रेवेन्यू पे क्या अफेक्ट आएगा? किसको किससे मल्टीप्लाई? सप्लाई। बताओ। और आपने पहले डिमांड से मल्टीप्लाई किया, सप्लाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया ना। ये देखो इक्वल है दोनों का। प्राइसेस क्या आ रही हैं आपके पास? 40, और यूनिट्स कितने आ गए? 10। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 रेवेन्यू कितना हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। कहता है कि यार हमारे पास एफिशिएंट हार्वेस्टिंग हुई है तो आपकी सप्लाई कितने से बढ़ गई? 50% से एट ईच प्राइस। बढ़ेगा। एट ईच प्राइस, मेरी बात को समझो, एट रेवेन्यू भी 50% एट ईच प्राइस। ईच प्राइस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास कितनी हो गई? 3। यहाँ पर कितनी हो गई? 7.5। यहाँ पर कितनी हो गई? 12। यहाँ पर कितनी हो गई? 15। और यहाँ पे कितनी हो गई? मैंने सबको 50-50% से बढ़ा दिया। ऐसा ही है। अब बेटा जरा बात सुनो, 30 मल्टीप्लाई 12 करना जरा। 300। अब मेरी बात सुनो, देखो असल चीज किधर फंसी हुई थी? एट ईच प्राइस। ईच प्राइस का मतलब कि हर जगह से 50% से बढ़ रही है। समझे? अब मेरी बात सुनो, नया इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है ये कि 12 की डिमांड और 12 की सप्लाई। एट व्हाट प्राइस लेवल? 30। अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्या चल रही है? डिमांड एंड सप्लाई। 60 हो गया। प्राइस कितनी हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितने से आ रही है? जरा मल्टीप्लाई करवाओ दोनों को। पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितने से फॉल हो रहा है? घूम गया दिमाग के नहीं? कौन से पेपर का था? घूमा दिमाग के नहीं? वेरिएंट 3 है। बेटा ये एमसीक्यू समझ आया आप लोगों को ऑनलाइन? नहीं आई, नहीं आया समझ? हमें तो आ गया। ऑनलाइन बेटा कोई मसला तो नहीं है इसमें? तो चैट बॉक्स खोलो। आ गया। वो इंग्लिश दे रहा है, कहाँ आ गया? पिछले एमसीक्यू की बात करा था। चलो भाई आगे आओ। A fall in which variable would help eliminate market shortage? मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई। तो भाई मैं किस चीज को, किस वेरिएबल को गिराऊं कि मेरे पास शॉर्टेज जो है वो खत्म हो जाए? तो गिरा है, किस चीज को कम करूं? लिखा कहाँ है कि कम कर? हवा तो है फॉल। A fall in which variable will eliminate market shortage? क्या गिराना चाहिए? डिमांड को बढ़ाओ और सप्लाई को कम करो। हैं? उल्टा बोल दिया। डिमांड को कम कर, डिमांड supply को को कम बढ़ाएं और सप्लाई को कम कर दें, सॉरी।
डिमांड को बढ़ाएं और सप्लाई को कम कर दे। अब देखो ऑप्शंस, डिमांड को अबे सही तो लिखा था मैंने। तो आपने बोला गलत था, लिखा सही था, आपने बोला था डिमांड को चुप करके बैठा, अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तो उल्टा बोल रहे हैं यार। शॉर्टेज के अंदर क्या होती है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। आप डिमांड को कम करेंगे, सप्लाई को बढ़ाएंगे, आपकी शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है प्राइस। देखो अगर आप प्राइसेस को कम करोगे तो आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी। क्वांटिटी सप्लाई को तो आपने कम करना ही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई को हमने बढ़ाना है। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट अगर कम हो जाती है तो बेटा इससे आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, हमने क्या करनी है, सप्लाई बढ़ानी। When the price of meat increased from $5 to $6, Joe decreased his purchase of meat from 40 to 20 kg per month. What is Joe's PED? बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। पीडी निकालनी है, सबसे पहले आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लें। क्या है, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया ये, -50%। फिर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लें। न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा, 20%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। टेप लगा इसके मुंह पे। -50% ओवर, तो बेटा आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, 2.5। कोई टेंशन वाली बात है, क्लियर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 विच लाइन रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसमें तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक तो आपको ऐसे बनती है इलास्टिक की डी है जी। इलास्टिक की डी है परफेक्ट इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इलास्टिक की नहीं। 9 का क्या आंसर होगा बताएं। एक्सटर्नल बेनिफिट किस तरह कैलकुलेट होता है, गलत बेटा। सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, यही होता है। हमने क्या निकालना है, तो बेटा अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो सोशल बेनिफिट माइनस प्राइवेट बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, वो इतना वो इलास्टिक जो मार्केट इक्विलिब्रियम पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, बताएं जरा 10 का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी कमर्शियल बैंक, क्या मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक कंट्रोल करता है। इशूइंग नोट्स, क्या नोट्स कमर्शियल बैंक प्रिंट करता है, मीजान बैंक प्रिंट करेगा नोट्स। लेंडिंग मनी टू गवर्नमेंट। 11 अंडर विच सर्कमस्टांसेस आर हाउस होल्ड्स मोर लाइकली टू सेव। बेटा आप सेविंग कब करते हैं, अगर देखो कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, उसको इजी खुद बनाया करो, उसको इजी बनाया करो। इंसान सेव कब करता है, किससे लिंक होता है, इंटरेस्ट के साथ। तो पहले तो ये देखो कि इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग सेविंग की तरफ जा रहे हो, इंटरेस्ट शुड बी हाई। सही है, डी तो गलत हो गया। फिर देखो इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई कम है कि महंगाई ज्यादा है। देखो अगर महंगाई कम है ना तो आप सेव करते तो ठीक है, लेकिन अगर महंगाई ज्यादा है तो देयर इज अ चांस कि आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हमारे पास इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए इसके अंदर, तभी मैं सेविंग के लिए मोटिवेट होऊंगा। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, भाई बेरोजगारी कम होगी यानी कि लोगों के पास नौकरियां हैं, तभी तो सेव करने की साथ रखवाएंगे। तो क्या होना चाहिए आंसर इसका, a country wishes to increase supply of nurses, what would be the most effective way of achieving this। भाई सप्लाई हमें बढ़ानी है अपनी नर्सेस की, तो किस तरीके से होता है, एक्सटेंडिंग ट्रेनिंग पीरियड फॉर नर्सेस। अगर एक नर्स 5 साल में ग्रेजुएट होती थी, अब 7 साल लगाएगी, तो उससे सप्लाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उससे सप्लाई आपकी कम होनी चाहिए। इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ नर्सेस, यानी कि हम वर्क जो नर्सेज हैं उनको हम लोग प्रॉपर इंश्योरेंस दे दें, उनके बच्चों के लिए हम लोग डे केयर खोल दें वहां पे कि उनके बच्चे संभाल ले, या फिर उनको प्रॉपर हाइजीन फैक्टर्स वगैरह दें, तो उससे नर्सेज अट्रैक्ट होंगी काम करने के लिए, सप्लाई ऑफ नर्स बढ़ेगी। पॉसिबल आंसर हो सकता है। इंक्रीजिंग नेशनल मिनिमम वेज, अगर आप नेशनल मिनिमम वेज बढ़ाते हैं तो उससे आप लोगों ने प्रॉब्लम पड़ी होगी कि मार्केट में क्या क्रिएट हो जाती है,
सरप्लस। और हम लोगों ने इंक्रीज सप्लाई को इंक्रीज करना है, हमने वेजेस के थ्रू काम नहीं करवाना, हमने अदर फैक्टर्स के थ्रू काम करवाना। ठीक है, और मार्केट में क्या क्रिएट हो जाती है इससे? सरप्लस। रिड्यूसिंग ग्रांट्स फॉर ट्रेनी नर्सेज, हमने सब्सिडीज हटा दी, तो क्या नर्सेज बन पाएंगी? नहीं। देखो, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, सही है। ये नर्स की वेज चल रही है और इतनी नर्स जो है फिलहाल नौकरी कर रही है। गवर्नमेंट ने जब मिनिमम वेज लगाई तो उसकी वजह से सप्लाई ज्यादा चली गई, लेकिन डिमांड क्या हो गई है? मार्केट में क्या हो गई? जो मार्केट में क्या हो गई वर्कर्स की, नर्सेस की क्या हो चुकी है? अब देखो, इतनी नर्स काम करने के लिए तैयार तो है, लेकिन डिमांड नहीं है ना, इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा। इस वाले में पता है क्या होगा? इस वाले में ऐसे आपके पास सप्लाई राइटवर्ड जाके ना इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देगा, समझे? 13 पे आओ। Employers based in large cities often pay employees special allowance above standard pay rates. What is the most likely reason for this? कहता है कि भाई बड़े बड़े शहरों में हम लोग अपने एम्प्लॉयज को स्पेशल अलाउंस देते हैं जो कि उनकी सैलरी के अगे वो होता है, सैलरी से हटके होता है। ठीक है, तो कहता है कि भाई इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स टेंड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या बड़े बड़े शहरों में आपको जॉब प्रमोशन नहीं मिल सकती? आप अगर एक अच्छी जगह पे काम करें तो क्या आपको जॉब प्रमोशन नहीं मिल सकती? मिल सकती है, सही है। फिर जी, लिविंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टेंड टू बी हाई। आपके घर पे मेड आती है, ठीक है, जो भी आती है काम वाम करती हैं, हमारी माएँ क्या करती है, जो एक तो फिक्स सैलरी तो होती है, उसके अलावा थोड़े बहुत पैसे ऊपर दे देती है। किस चीज के? राशन पानी के, कि बच्चों को कुछ खिला देना, किराया दे देना, ये कर देना, वो कर देना। वो क्यों देते हैं भाई? ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना कोई हमारे ऊपर, फर्ज तो नहीं हुआ हुआ, लेकिन हम दे देते हैं। रीजन भी कि यार महंगाई बढ़ी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफी ज्यादा है, उसमें पूरा नहीं हो पा रहा होगा तो हम उनको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहे हैं। तो यही नियत होती है ना हमारी। तो ये नियत कहाँ पे शो हो रही है? ऑप्शन बी में। और देख लो, देर आर फ्यू ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। भाई इतने घर हैं, इतनी मासियां हैं, एक घर से अगर वो निकल जाती है दूसरे घर जा सकती है, घर से निकल के स्कूल में जाके काम कर सकती है, ऑफिस में मासियां काम कर सकती है, बहुत चीजें हो सकती है ना भाई। ट्रेड यूनियंस निगोशिएट नेशन वाइड वेज लेवल। भाई अगर एक बंदा डिफेंस में ट्रेड यूनियन बना के बैठा हुआ है तो क्या वो पूरे कराची की बात करेगा या पूरे मुल्क की बात करेगा? वो तो अपने इंडिविजुअल उन लोगों की बात करेगा ना जो उसके साथ खड़े हुए। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? 14th कहता है वर्कर्स इन अ कंट्री हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट देयर वेजेस नॉट कीपिंग अ पेस विद इन्फ्लेशन। क्या मतलब है? कि जैसे कि इन्फ्लेशन अगर आ रही है 10% से, तो आपकी वेजेस खाली कितने से बढ़ रही हैं? 5% से, सही है। हाउ कैन ट्रेड यूनियन असिस्ट वर्कर्स इन गेटिंग अ पे राइज। कहता है जी ट्रेड यूनियन कैसे आपको हेल्प कर सकता है? पहला ऑप्शन है एडवाइज द वर्कर्स टू आस्क इंडिविजुअली फॉर अ पे राइज। ट्रेड यूनियन कभी भी इंडिविजुअल काम नहीं करता। निगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स टू सिक्योर अ पे राइज। यस, पॉसिबल आंसर है। यूनियन लीडर जाता है, बात करता है और फिर निगोशिएट करके वेजेस को बढ़ाता है। ऑफर टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू अ पे राइज। क्या ट्रेड यूनियन का जो सेठ है या जो ओनर वो है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा चाचा लगता है कि वो मेरा घर चलाएगा आके। रिक्वेस्ट इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। देखो वर्किंग कंडीशन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमें क्या चाहिए? आंसर, हाउ इज रेवेन्यू कैलकुलेटेड। बड़ा ही बकवास सा सवाल है भाई। टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, सही है। देयर इज अ नंबर ऑफ cafes selling snacks and drinks in a city center. Several of these cafes closed due to their owners retiring. कैफे बंद होते जा रहे हैं क्योंकि ओनर लोग रिटायर होते जा रहे हैं। अब अगर ओनर लोग रिटायर होते जाएंगे तो इससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, व्हाट इज लाइकली इफेक्ट ऑन द प्राइस एंड प्रॉफिट ऑफ द रिमेनिंग कैफेज। अब देखो प्राइस हम लोग निकालते हैं, फिर प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। ये देखो जरा, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये मामला चल रहे हैं। अगर कैफे बंद होते रहेंगे तो उससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? तो प्राइस क्या हो गई? इतनी बात क्लियर है? आंसर सी या डी में से कोई एक है। आंसर सी या डी में से कोई एक है। अब हम लोग 10 लोग हैं, कैफे चला रहे हैं पूरे शहर में, सही है। 10 में से 5 रह गए, सप्लाई क्या हो गई? प्राइजेस क्या हो जाएंगी? अब वो प्रॉफिट जो पहले 10 लोगों में शेयर होता था अब कितनों में होगा? तो हर बंदे का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? आंसर क्या बन जाएगा भाई?
व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक एम ऑफ गवर्नमेंट, क्या होगा? लो इन्फ्लेशन, बड़ा सिंपल सा आंसर था। द टेबल शोज अर्निंग एंड टोटल इनकम टैक्स पेड पर ईयर, विच टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम डज दिस इलस्ट्रेट। कहता है जी हमारे पास यहाँ पे अर्निंग आ गई और हमारे पास आ गया टैक्सेस। सही है। अब ये किस तरह की चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सीधा सीधा इनका परसेंटेज निकालो। 1000 ओवर 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना बनता है? 20%। 2000 ओवर 8000 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना बनता है भाई? अब 50%, 25% बनता है, जहां तक मुझे लगता है। कैलकुलेट करो क्या बनता है ये। 25%। और 3000 ओवर 9000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ रहा है? 30 तो नहीं होगा, 33.3 होगा। तो परसेंटेज क्या होती जा रही है कंटिन्यूसली? आंसर क्या बन जाएगा? वो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। निकाल सकते हो, लेकिन पता है क्या होता है इसमें, आपको बताता हूँ मसला क्या होता है। अब देखो आप लोगों को तो ये लग रहा है ना कि अमाउंट बढ़ती जा रही है, अब सही है। अब वो क्या करता, क्या कमीनापन कर सकता था यहाँ पे? देखो जरा, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, अब इधर पता है क्या करता? इधर वो लिखता 1600, सही है। यहाँ पे वो क्या लिखता? 1800। ठीक है, बात वही है। टैक्स भी बढ़ रहा है, अर्निंग भी बढ़ रही है। टैक्स भी बढ़ रहा है, अर्निंग भी बढ़ रही है। अब जरा परसेंटेज निकालो, सबकी हाँ परसेंटेज हाँ, निकालो। वो ज्यादा है ना, अमाउंट, ये अमाउंट ज्यादा है। बेटा परसेंटेज तो निकालो, आप लोग ऑनलाइन में क्या परसेंटेज निकालो। 1000 ओवर 5000 करो, 1600 ओवर 8000 करो, 1800 ओवर 9000 करो, और थोड़ा होगा 5000 कितना हो गया ये? 20। 20%। 1600 ओवर 8000 करो, 20%। और फिर क्या है? 1800 ओवर 9000 करो। अब क्या बन जाता है ये? इसीलिए कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, समझे क्या? देखो प्रोग्रेसिव क्या होता है कि टैक्सेस का रेट बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव बोलता है कि रेट सेम रहेगा, रेवेन्यू बढ़ जाए कम हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, रेट सेम रहना चाहिए। अब देखो जो हसनैन आप बात कर रहे थे ना कि सर मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, देखो यहां पर भी बढ़ रहा है, यहां पर भी देखने में क्या लग रहा है? बढ़ रहा है, बट परसेंटेज क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक गेम खेलता है इस तरह, जैसे कौन रहता हूँ, जैसे कौन सा होटल रिग्रेसिव की परसेंटेज कम होती रहती है। मैं उस दिन मेरी स्टडी करके आया, तभी मैं आपको कह रहा था, अरे एक तरह से आंसर लग रहा है, कैसे करें। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? जी, मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा सा एक लिंक यहाँ पे बताया हुआ है, बड़ा सिंपल सा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिस्कल का पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई साइड का पार्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी सप्लाई साइड फिस्कल दोनों में आ जाता है। आंसर क्या है? व्हाट इज जीडीपी डिवाइडेड बाय इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जीडीपी पर हेड? जीडीपी को मैं किससे डिवाइड करूं कि जीडीपी पर हेड आ जाए? होटल टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, हम लोग पूरी पॉपुलेशन लेबर फोर्स, लेबर फोर्स, वो सिर्फ लेबर फोर्स निकालने, वर्किंग पॉपुलेशन सिर्फ लेबर फोर्स निकालने के लिए। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर द इकोनॉमी? इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं इंडिविजुअल के लिए और इकोनॉमी के लिए? देखो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है इंडिविजुअल के लिए क्या, अब देखो कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि नुकसान, फायदे भी हो सकते हैं, अफेक्ट पूछ रहा है। क्या इंडिविजुअल की गुर्बत बढ़ती है इकोनॉमिक ग्रोथ आने की वजह से? No. क्या इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है इकोनॉमिक ग्रोथ आने की वजह से? ठीक है। इंक्रीज इन वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इंक्रीज इन वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज होता है, सही है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अब इधर आओ, ये तो गलत हो गए दोनों। इकोनॉमी को क्या फायदा है कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। क्या रिडक्शन इन एक्सपोर्ट होगा या इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होगा? आंसर क्या बन जाएगा? याद कर लीजिए। व्हाट डज द लेबर फोर्स सर्वे मेजर? देखो लेबर फोर्स सर्वे, ये मैंने आपको भेजा भी था एक मर्तबा, पीडीएफ पिक्चर भेजी थी। लेबर फोर्स सर्वे ये कैलकुलेट करता है कि आपके मुल्क में कितनी बेरोजगारी है, सही है, कितने अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हुए।
तो सीधा सा आंसर क्या बनेगा, लेबर फोर्स सर्वे का मिनिमम वेज से कोई लेना देना नहीं है। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। सीधा आंसर क्या बन जाएगा आपका कि अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन फोर्स कितनी है आपके। पता ही नहीं हमको, या तो वुमेन वाला लेगा या चौथा लेगा। The table shows the weights allocated to three items in a CPI for 2 years. फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, और टोटल आपके पास 100 आ गया। ठीक है भाई। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस डेटा, हम इस डेटा से क्या निकाल सकते हैं। क्लोथिंग प्राइसेस हैज फॉलन, देखो ये क्या गिवन है। वेट। वेट का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ, वेट से प्राइसेस के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ता, वेट से कंज्यूमर की इनकम के बारे में कुछ नहीं मालूम पड़ता। हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चल जाता है। सही है। अब देखो ना, अगर मेरा मेरा जो मेजोरिटी ऑफ इनकम है नेसेसिटीज पे खर्च हो रही है, इसका मतलब क्या है, मैं गरीब हूं। अगर मेरी मेजोरिटी ऑफ इनकम लग्जरी पे स्पेंड हो रही है, इसका मतलब है कि मैं अमीर हूं। सही है। तो ये कुछ चीजें जो आपको पता चलती है। पहला क्या लिखा हुआ है, क्लोथिंग प्राइसेस हैज फॉलन। प्राइस का तो हमें वेट से पता चलता ही नहीं है, काट दो। लिविंग स्टैंडर्ड रिमेन्ड अनचेंज्ड, देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास क्लोथिंग क्या हो गई है पहले के मुकाबले में, कम हो गई है। क्लोथिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ लग्जरी, कैसे, ब्रांड्स। अब देखो खाना जो है मैं एक लिमिट में ही खाऊंगा ना, भले ब्रांडेड खाऊं, एक्सपेंसिव खाऊं या हल्का खाऊं। ठीक है। और फूड इज टू बी कंसिडर्ड एज एन इंफीरियर गुड, अ नेसेसिटी गुड। ठीक है। अच्छा भाई, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। एवरेज प्राइस लेवल इज अनचेंज्ड, वापस से छोड़ दो। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड हैज राइजन, कहता है जितना पैसा आप फूड पे लगाते थे पहले के मुकाबले में बढ़ चुका है, तो ये चीज तो हमें नजर आ रही है। आंसर क्या बन जाएगा, ठीक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इनकम स्पेंड वाला आता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का था ना, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आता है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, ये वेट। सही। अ गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स एंड इट्स स्पेंडिंग ऑन हॉस्पिटल, कहता जी प्रोग्रेसिव टैक्स भी बढ़ा दिए और हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी। ठीक है। What is likely to happen to the distribution of income and to living standard, कहता है अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस को बढ़ाते हो, यानी कि मैं अमीर से टैक्सेस चार्ज कर रहा हूं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेहतर होगी खराब होगी, बेहतर होगी। आंसर सीआरडी में से एक सही है। और साथ ही साथ क्या हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिससे आपका एडी क्या होगा, तो जब ये चीज बढ़ेगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा। आंसर, अच्छा अभी आ गया पॉपुलेशन पिरामिड। क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन पिरामिड फॉर कंट्री वन एंड कंट्री टू इन अ गिवन ईयर आर शोन, व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दीज पॉपुलेशन पिरामिड। अच्छा अब देखो, कंट्री वन जो आपका है ना, ये है डेवलप्ड नेशन का। हाँ, और ये है डेवलपिंग का, क्योंकि डेवलपिंग जो है वो यूजुअली ट्राइंगुलर फॉर्म के अंदर होता है। सही है। तो ऑप्शंस को देखो, व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड। पहला ऑप्शन आपसे कहता है भाई, कंट्री वन हैज अ ग्रेटर पॉपुलेशन साइज देन कंट्री टू। देखो अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ पे साइज की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, परसेंटेज, यहाँ पे नंबर्स नहीं गिवन। सही है। कंट्री वन हैज अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन कंट्री टू। बेटा कंट्री टू में तो 79 पे बंदे की टिकट बुक हो रही है, यहाँ पे तकरीबन भी 99 तक जा रहा है, तो यहाँ पर लोगों की एज ज्यादा है। कंट्री टू हैज अ लोअर डेथ रेट देन कंट्री वन, भाई कंट्री वन में तो है ही कोई नहीं, ये तो बोनस वाले बुड्ढे हैं सारे, ये तो कभी भी जा सकते हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। कंट्री टू स्पेंड मोर मनी ऑन चाइल्ड केयर देन कंट्री वन, इस तरह की इंफॉर्मेशन कहीं भी गिवन नहीं है। हाँ, कंट्री टू में लोअर डेथ रेट, तो सही तो सर कंट्री वन में देखें ज्यादा पॉपुलेशन है वो। देखो डेथ रेट का मतलब क्या होता है, कौन बंदा मर रहा है। भाई अब अगर बंदा ही मर गया तो वो क्या पॉपुलेशन के अंदर काउंट होगा, नहीं होगा ना। तो बुड्ढे हैं ही कम यहाँ पे, बुड्ढे विकेट की तरह गिरते जा रहे हैं कंट्री टू में। कंट्री वन में जो है बुड्ढे ज्यादा है, जिंदा बैठे हुए। समझे। आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी। हाँ, 26। इससे 5-6 आएंगे सारे, लोग नहीं आ रहे, नहीं नहीं, ये दूसरा वेरिएंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सर इसका रेशियो भी कम होता होगा।
सर पढ़े लिखे ज्यादा होंगे ना। यार ये जोन अलग अलग होते हैं, ये मेरे ख्याल में एक सऊदीया गल्फ वगैरह का अलग हो जाता है मेरे ख्याल में, और एक पता नहीं कौन सा इंडोनेशिया का शायद होता है, तो वो जोन अलग अलग बनी हुई है। इंडिया में यही इंडिया में फॉलो टू होता है। टू हमारे का नहीं, ग्रुप पे इंडियन है सर के ग्रुप पे। तो सर उनके पास तो फेब मार्च में होता है। फेब मार्च में भी होता है, मई जून का भी उनके पास तो ऑप्शन अगर होता है। तो अगर फेब मार्च में तो वाले पे हमें नहीं करनी। फेब मार्च करेंगे ना हम लोग अभी। सर नहीं तो हमारे पास थोड़ी होता है। अपलोड तो हो जाता है ना, अभी हम लोग करेंगे अगली क्लास में फेब मार्च ही करेंगे। शुड वी बी एमिंग फॉर 25 और 30? जी बिल्कुल। 26 में आए, विच कंट्री वुड बी क्लासिफाइड एज द मोस्ट डेवलप्ड बेस्ड ऑन डेटा इन द टेबल। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, कभी भी इसके बेसिस पे जज नहीं करना, कभी भी इसके बेसिस पे जज नहीं करना। आप निकालेंगे जीडीपी पर कैपिटा, उसको निकालो जरा। 600 डिवाइड बाय 3 कितना आया? 200। 700 डिवाइड बाय 2 350। 12,000 डिवाइड बाय 40 300। 15,000 डिवाइड बाय 100 1500। क्या आंसर बनेगा भाई? सबसे हाईएस्ट किसके अंदर आ रहा है? हाईएस्ट 1500 कैसे है? सॉरी 150। 150 तो हाईएस्ट किस में आ रहा है? 350। अभी बोल नहीं रहा था। वर्ड इनकरेजेस इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कब होती है? हमेशा याद रखो जब आपके पास फ्री ट्रेड आता है। आप याद करें कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज कब करते थे? फ्री ट्रेड में, प्रोटेक्शनिज्म में नहीं करते थे। पर इससे क्या ये होगा? रिपीट भी हो चुका है। फ्री ट्रेड से ज्यादा और उससे compete करने के लिए स्पेशलाइज करेंगे, ऐसे होगा। हाँ, और वो फिर आप ट्रेडिंग भी तो आसानी से कर सकते हो ना, आप देखोगे आप किस में बेहतर हो, आप वो काम करना शुरू कर दो। A country wants to limit the number of imported cars to a maximum of 1 लाख। लिमिट लगा रहा है भाई, फिक्स कर रहा है कि इससे ज्यादा गाड़ी आप। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या आंसर बन जाएगा इसका? एम्बार्गो का मतलब होता है कंप्लीट बैन। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। सब्सिडी ऑन एक्सपोर्टेड गुड, कि आप अपने लोकल गुड को सब्सिडी दे रहे हैं ताकि वो सस्ता एक्सपोर्ट करे बाहर। The diagram shows change in exchange rate for Indian rupee against USD. What could cause the change in exchange rate? कहता है जी एक्सचेंज रेट क्यों आपका गिर रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपके पास गिर रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप देखो किस वजह से आपके पास ये चेंज हो रहा है। सप्लाई बढ़ने की वजह से, सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी बढ़ रही है। ठीक है, तो उसकी प्राइस कम कैसे होगी? प्राइस एक्सचेंज रेट की वजह से सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब ऑप्शंस को देखो। अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देखो अगर इंडिया में इन्फ्लेशन कम होता ना तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ते, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने से इंडियन रुपी की डिमांड क्या हो जाती, उससे एक्सचेंज रेट। ऐसे इम्पोर्टेंट कैसे हम उसको बताएं कैसे होगा? नहीं, इंपोर्टेड का मैं अभी बताता हूँ क्लास के बाद बताता हूँ। खैर एक्सचेंज रेट क्या होता है, इससे बढ़ जाता है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इम्पोर्ट बाय पीपल इन इंडिया। हम लोग इंडियन हैं, हम सारे इंडिया में बैठे हुए हैं, हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, चीजें मंगवा रहे हैं, जो आपकी वाली बात है ना इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन। तो जब मैं बाहर से चीजें मंगवाऊंगा मुझे पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए मैं किसको कन्वर्ट करवाऊंगा? तो इंडियन रुपी को कन्वर्ट करवाऊंगा, तो सप्लाई ऑफ आईएनआर क्या हो जाएगी? जब सप्लाई ऑफ आईएनआर बढ़ेगी तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा? करेंसी की वैल्यू। आगे भी देख लो। ग्रेटर एफटीआई इन इंडिया। इंडिया में अगर एफडीआई आएगा तो उससे तो डिमांड फॉर रुपी बढ़नी चाहिए ना, सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी। ग्रेटर परचेज ऑफ इट्स ओन करेंसी बाय द इंडियन बैंक, इससे आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में? यहां पे सप्लाई बढ़ रही है, तो आंसर इज बी। कंट्री एक्स रिकॉर्ड्स दीज सिलेक्टेड आइटम्स इन द करंट अकाउंट ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। 200 मिलियन की एक्सपोर्ट है, 50 मिलियन की इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। जैसे 200 का एक्सपोर्ट ऑफ गुड था, 50 मिलियन का इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। कंट्री वाई सिटीजन्स वर्किंग इन कंट्री एक्स सेंड होम टू रिलेटिव्स 25 मिलियन का रेमिटेंस। सही है। कंट्री एक्स सेंड्स कंट्री वाई 75 मिलियन ऑफ एड, यानी कि 25 मिलियन मुल्क में आ रहा है और 75 मिलियन मुल्क से जा रहा है। ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? प्लस एक्सपोर्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? करो जरा हिसाब किताब लगाओ। सर्विस गुड का फर्क नहीं होता, प्लस हिसाब किताब लगाओ भाई, हिसाब किताब लगाओ।
150 हो गया, 200 माइनस 50 प्लस 25 माइनस 100, क्या अमाउंट आ गई भाई? 100, अबे 100 कैसे आ गई? 100 है भाई। और 150 हो जाएगी, एक सेकेंड एक 25 सेकेंड एक प्लस सेकेंड 175 माइनस 75, मुझे कैलकुलेट करने दो। मैंने प्लस माइनस उलट कर दिया, एक सेकेंड। How much did the balance on current account increase? आओ आ रहा है, एक सेकंड भाई। सर ये लिखा है कंट्री वाइज सिटीजन जो एक्स में काम करते हैं वो बाहर भेज रहे हैं पैसे, वो तो माइनस होगा ना सर? ओ सॉरी, वही मैं सोच रहा था। तो माइनस होगा वो। माइनस होगा, ये माइनस होगा। कहता है कंट्री वाई में जो लोग बैठे हुए, कंट्री वाई के सिटीजन जो कंट्री एक्स में बैठे हुए, वो पैसा बाहर भेज रहे हैं। मुझे लगा कंट्री एक्स के सिटीजन जो वाई में बैठे हुए हैं, ये भी माइनस होगा, सॉरी। चलो शुक्र, पहली बार तो सही बोला। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 50। समझ गए बेटा बात को? वो भी माइनस होगा क्योंकि पैसा आपके मुल्क से जा रहा है। सर कैन यू रिपीट 29? बेटा 29 में आपके पास ये हो रहा है कि आपकी सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है कि एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंपोर्ट्स बाय पीपल इन इंडिया, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंडियन इंपोर्ट करवा रहे हैं, इंडियन सामान मंगवा रहे हैं बाहर से। जब वो बाहर से सामान मंगवाएंगे, इंपोर्ट्स करेंगे, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिससे अपनी सप्लाई लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ गए बात को? क्लियर है?